हेलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए, नॉर्मली क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एक जनरल कंसेप्ट डाल दिया जाता है, जनरल थ्योरी बोल दी जाती है कि जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, थॉमसन आए। तो इससे हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहाँ से आया, प्रोटॉन का चार्ज कहाँ से आया। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एटम की शुरू से लेके नील्स बोर के मॉडल तक का एक कहानी सुनाने का कोशिश करेंगे कि इसके डिस्कवरी के पीछे क्या हिस्ट्री है। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो आपकी नीट लेवल तक की, जी मेंस लेवल तक का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देयर डिस्कवरी, देयर चार्ज, देयर मास, लाइक दिस। तो सबसे पहले बात हम लोग चालू करते हैं। जॉन डाल्टन 1808 में जॉन डाल्टन सर का कहना था कि दुनिया का एवरी मैटर इज मेड बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि हर एक सब्सटेंस, हर एक मैटर काफ़ी लार्ज नंबर के एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। और जॉन डाल्टन बोल रहे थे उस समय कि एटम को और फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता है, इट मीन्स एटम इज स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन का एक मॉडल हम लोग देखते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। मैटर, all substance is made by a very large number of extremely small particles called atom. Every substance is made by a very large number of extremely small particles called atom. ये 1808 में जॉन डाल्टन का विचार आया था और उनका कहना था कि एटम इज स्मॉलेस्ट, एटम सबसे छोटा होता है, एटम कैन नॉट सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम को और सब डिवाइडेड छोटे पार्टिकल्स में नहीं किया जा सकता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप में, साइज में, मैंने एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सारे सिमिलर कैरेक्टर वाले होंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, इस एलिमेंट के एटम इससे डिफरेंट होंगे, इस एलिमेंट के एटम इससे डिफरेंट होंगे। एटम नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक हम लोग सुने, ये हम लोग सुने डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल में डाल्टन सर ने बोला कि एवरी सब्सटेंस इज मेड बाय ए एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम सबसे छोटा होता है, एटम को हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सारे सिमिलर होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं ये सारे सिमिलर होते हैं, उस एलिमेंट के एटम इससे डिफरेंट होते हैं, इस एलिमेंट के एटम उससे डिफरेंट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम टेक पार्ट करता है और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये टॉपिक हम लोग सुने जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। लेकिन जॉन डाल्टन ने एटम तो बोला बट एटम के बारे में कुछ बात ऐसा बोला जो कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उनके कुछ लिमिटेशंस हो गए कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो लिमिटेशंस पे हम लोग जाकर देखते हैं। स्ट्रक्चर एटम पे काम नहीं कर पाए, एटम के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है इस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, अब एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड तो बनाते हैं, बट वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, इस पे कुछ नहीं बोले और गे-लूसक लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था हमारा जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल एंड इसके लिमिटेशंस। लेकिन जॉन डाल्टन के मॉडल को सबसे पहला झटका तब लगा जब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसने ये साबित किया, ये थ्योरी ये साबित किया, ये एक्सपेरिमेंट ये साबित कर दिया कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव्ड किया गया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन का नाम लेने में क्रेडिट जाता है जे थॉमसन का। बट ये एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर 1859 में, विलियम क्रूक्स ने ये सब का पूरा टीम मिला के किया। जूलियस प्लकर, विलियम क्रूक्स 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या दिखाया गया कि सबसे पहले उन्होंने लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब के एक साइड में हमारा खुला है, दूसरा साइड हमारा लॉक है जिसमें हम लोग कुछ लिक्विड को डाल के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक लिए डिस्चार्ज ट्यूब, दोनों साइड से ओपन होता है, दोनों साइड क्लोज होता है। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, इसके दोनों एंड पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों एंड पे 2 इलेक्ट्रोड, कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड।
एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया जिसको बोला गया कैथोड, और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया जिसको बोला गया एनोड। बीच में एक स्विच लगा दिया और बैटरी से वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 10⁴ वोल्ट 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया, और अंदर में वैक्यूम पंप लगा के इसका प्रेशर को 10⁻⁻4 ATM या 10⁻⁴ mmHg तक रिड्यूस किया गया। माने वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी चालू किए तो क्या देखा गया कि गैस में जो कुछ पार्टिकल्स था, जो गैस के पार्टिकल्स हमारे अंदर में है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इससे कुछ एक रे निकल रही है और वो एनोड की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो पार्टिकल्स तो सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और पार्टिकल्स से कुछ निकल रहा था, इसमें जा रहा था। बट बाहर से देखने से ऐसा ये लगा कि कैथोड से निकल रही है और एनोड में जा रही है। बट एक्चुअली एक बात आप जानिए, ये कैथोड से नहीं निकला, ये पार्टिकल से निकल के उधर जा रहा था। लेकिन पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में हमारा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड था, पूरा बटा हुआ था। लेकिन अगर हम लोग फ्रंट से देखें तो ऐसा लगा कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है। सिंस ये रे कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखी, सो इसका नाम पड़ गया कैथोड रे। कैथोड रे, इस रे को बोला गया कैथोड रे। कैथोड रे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लगा दूर से कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, सो नाम पड़ गया कैथोड। बट ये कैथोड रे क्या है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली पार्टिकल्स। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, बाद में उसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। यानी कि कैथोड रे को हम लोग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो कैथोड रे क्या कैथोड के सरफेस से निकला? तो जवाब है नहीं। कैथोड रे कैथोड के सतह से नहीं निकला, कैथोड के सरफेस से निकलता हुआ दिखा। ये एक्चुअली जो हमारा बीच में पार्टिकल्स था उधर से ये गया और लगा कि कैथोड से इधर जा रही है। और इस एनोड के पीछे एक फोटोसिंथेटिक मटेरियल, या जिसको हम लोग फ्लोरोसेंस मटेरियल कहते हैं, और ये रे जब इससे गया और इस पे जब पड़ा फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे, ये तो एक ग्लो किया। अब फोटोसेंसिटिव मटेरियल के जब हम लोग ZnF जिंक सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, तो एनोड के पीछे सरफेस पे एक फ्लोरोसेंस मटेरियल, फोटोसेंसिटिव मटेरियल यूज किया, और जब ये रे निकली और उधर गई और जब इस सरफेस पे टकराई तो एक स्पॉट किया, ब्राइट स्पॉट। और इस ब्राइट स्पॉट से दिखा कि कैथोड रे हमारा कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखी। बट कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कैथोड रे एक फ्लो है, एक प्रवाह है इलेक्ट्रॉन का। तो अब यहाँ पर जो स्पॉट आ रहा था फ्लोरोसेंस मटेरियल पे, ये अलग अलग गैस का अलग अलग होता है। यानी कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब अंदर में हम लोग अगर हाइड्रोजन डाल दिए, हीलियम डाल दिए, नियोन डाल दिए, तो यहाँ पर जो स्पॉट हमारी होगी अलग अलग होगी। तो वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अब वेरी लो प्रेशर पे जब हम लोग स्विच ऑन किए तो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई कुछ ब्राइट रे दिखी, और दिस रे इज कॉल्ड कैथोड रे। ये रे हमारा कैथोड रे कहलाया। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो नाम आया उसे जे थॉमसन ने रखा। इलेक्ट्रॉन का नाम गिवन बाई जे थॉमसन। अब हम लोग कुछ कैथोड का प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, ये हीटिंग इफेक्ट पैदा कर देता है कि अगर इसके पास में कुछ मटेरियल को अगर हम डाल दें तो उसको हीट करता है। तीसरा, इट कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल्स। वो मटेरियल पार्टिकल्स कंटेन करता है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है। ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये रे बेंड कर गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इससे ये साबित होता है कि कैथोड रे नेगेटिव नेचर की होती है। मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर हम डालते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगा दें तो ये रो नॉर्थ की तरफ बेंड कर जाती है, तो इससे भी पता चलता है नेगेटिव पार्टिकल्स है। इट आयोनाइज द गैस थ्रू विच इट पास। अगर इसको किसी गैस से हम उसको पास कर दें इस कैथोड रे को, तो उसको आयोनाइज कर देता है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव को किसी को पॉजिटिव कर दूँ तो इसको कहते हैं आयोनाइज कर देना। मैं पॉजिटिव किसी को पॉजिटिव कर दिया तो आयोनाइज कर देना। इट पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल। ये पतला मेटल फॉइल को पेनिट्रेट कर सकता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? जूलियस प्लकर या विलियम क्रूक्स के द्वारा। इसमें जो पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हुआ कि कैथोड रे में एक पार्टिकल्स होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये नाम डाला गया जे थॉमसन के द्वारा। कैथोड रे की हमारी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो कैथोड रे क्या कैथोड के सरफेस से निकलती है? नहीं, कैथोड के सरफेस से नहीं, कैथोड के सरफेस से एनोड के सरफेस की तरफ जाती हुई नजर आती है, निकलती हुई उस पार्टिकल्स की तरफ से। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई
जे जे थॉमसन ने जब इसका नाम डाला तो जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो देने का कोशिश किया, चार्ज टू मास रेशियो। इसके लिए क्या किया, फिर वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये कैथोड बैटरी के नेगेटिव से जुटा हुआ है, ये एनोड बैटरी के पॉजिटिव से जुटा हुआ है, और वैक्यूम पंप, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। अब इस पे क्या किया गया, एनसीईआरटी बुक में ये पिक्चर को आप ब्राइटली देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड को साथ साथ रे के परपेंडिकुलर डाला। ये कैथोड रे जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, पीछे हमारा फ्लोरोसेंस का स्क्रीन है जो कि हम लोग लगाए थे ब्राइट स्पॉट करने के लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों को हमने परपेंडिकुलर डाला है। जब परपेंडिकुलर डाला और जब स्विच ऑन करके अलाउ किया तो क्या दिखा कि फ्लोरोसेंस मटेरियल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी आ रही है, कभी हीट ए पे कर रहा है, कभी बी पे कर रहा है, सी पे कर रहा है। ये फोटो को आपको बेसिकली याद रखना है। और यहाँ से चार्ज टू मास रेशियो जब इलेक्ट्रॉन का आया तो दिस इज 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी आया। तो इस फोटो का केवल आपको याद रखना है कि इस फोटो के द्वारा, और चार्ज टू मास रेशियो किसने निकाला, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन का नाम लिया था। तो जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास का रेशियो लाया और उसी सेटअप पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रे पे जब डाला और फ्लोरोसेंस मटेरियल पे जब उसका स्क्रीन पे जब इंटेंसिटी देखा तो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग आ रही है। और इस एक्सपेरिमेंट को 2-4 बार किया और यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो निकाला 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो चार्ज टू मास रेशियो किसका दिया गया है, तो जे जे थॉमसन का। चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू कितना है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की नाम आ गई, चार्ज टू मास रेशियो आ गया, फिर अगला जिम्मेवारी उठाया मिल्कन्स। मिल्कन्स ने एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का लाया चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने दिया, मिल्कन्स वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, इस पिक्चर को आप एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो इस टाइप से गोल जैसा ये बनाया हुआ है। एक सेटअप लिया, इसमें एक एटोमाइजर से वाइल्ड ड्रॉप ऊपर में छिड़का, 2 प्लेट लिया, ऊपर का प्लेट में होल किया हुआ है और वाइल्ड ड्रॉप इस पर डाला। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है। और जब वाइल्ड ड्रॉप इस छेदा से पार किया, होल से पार किया, तो इस पर एक्सरे साइड से डाला, एक्सरे। अब एक्सरे क्या किया, जो अंदर में गैस पड़ा हुआ उसको आयोनाइज कर दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गई और पॉजिटिव चार्ज चल गई हमारी वाइल्ड ड्रॉप पे और धीरे धीरे इसको स्टेशनरी कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कर इसको स्थिर कर दिया। और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल रहा है कंटिन्यू, उस पर क्वांटाइजेशन अप्लाई किया, Q = NE। जब Q = NE डाला और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर कंटिन्यू निकल रहा था और वहाँ से चार्ज पता किया, तो चार्ज और n जो बार बार निकल रहा था काउंट किया, तो Q और n से का वैल्यू बार बार देख के इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लाया Q = 1.6 इंटू 10⁻19। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो टोटल चार्ज होगा वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो जब वहाँ पे चार्ज देख रहा है और इलेक्ट्रॉन का संख्या कंटिन्यू काउंट कर रहा है तो n और q से निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रियल वैल्यू 1.6021 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या हमको आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और चार्ज बाय मास का रेशियो कौन दे चुका था, थॉमसन। तो चार्ज बाय मास का रेशियो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से आ चुका था और मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का मास काफी इजीली निकाला जा सकता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास किसने दिया, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। चार्ज में मिल्कन्स है, चार्ज में मास में थॉमसन है, बट मास को मैथमेटिकली निकाल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। अब हम लोग देखते हैं, एक स्टडी से पता चल रहा था कि एटम न्यूट्रल है। एक स्टडी से हमारा पता चला था एटम न्यूट्रल है, लेकिन कैथोड रे ये साबित कर दिया कि उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स है, मतलब इक्वल नंबर में उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। जब एटम न्यूट्रल है और नेगेटिव पार्टिकल्स क्लियर है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब पे ही, वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रे या कैनाल रे। इसके लिए क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने किया 1886 में, 1886 में गोल्डस्टीन ने फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। और इसमें क्या किया, कैथोड तो लिया नेगेटिव प्लेट से जोड़ के और एनोड तो लिया पॉजिटिव प्लेट से जोड़ के, लेकिन कैथोड यूज किया परफोरेटेड, मतलब कैथोड में छोटा छोटा छेदा किया। इस कैथोड को हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, छेदा किया हुआ है। अब हुआ क्या, जैसे ही
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हाई, प्रेशर भी अंदर में लो रखा, तो अंदर में जो गैस पार्टिकल्स था उससे कैथोड रे तो उधर खिंचा गई, और हमको मालूम है कैथोड रे में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर नेगेटिव इधर खिंचा गया तो ये क्या बच गया, पॉजिटिव। अभी हो गया पॉजिटिव गैसियस आयंस या पॉजिटिव केटायन। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कैथोड की तरफ मूव कर गया। फिर से देखिए, अगर यहाँ पर गैसियस पार्टिकल्स हैं और कैथोड रे का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो बन गया गैसियस केटायन, और गैसियस केटायन मूव कर गया नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो परफोरेटेड का होल है उसे ये पास करने लगा। तो चूंकि ये रे लग रहा है कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो ये तो कैथोड रे है, लेकिन इस रे को देखें तो लग रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। तो एनोड रे लगा कि एनोड के तरफ से आ रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा एनोड रे। और एक नहर से, कैनाल से, छेद से पार कर रहा था तो उसको कैनाल रे भी बोला गया। बट इसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई है, क्योंकि कैथोड रे में नेगेटिविटी पार्टिकल्स है और वो इलेक्ट्रॉन है, बट एनोड रे में या कैनाल रे में कोई पार्टिकल्स नहीं हुआ। एनोड रे में क्या आया, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ गैसियस केटायन, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ गैसियस केटायन या तो आयोनाइज्ड गैसियस आयन, बट इससे ये पता नहीं चला कि उसमें कोई पार्टिकल्स है जो कि प्रोटॉन है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो हम लोग बोले, बट अभी प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है, अभी डिस्कवरी हुआ है एनोड रे का, कैनाल रे का। लेकिन ये जो एनोड रे है ये गैसियस केटायन है, और इसका चार्ज बाय मास का रेशियो हम लोग देखें तो ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास 5 गैस है, अब पांचों से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो सबका तो इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन गैस का नेचर तो सेम है, तो यानी कि जो गैसियस केटायन होगा इसका नेचर सेम होगा। तो Q/m का रेशियो इस एनोड रे के लिए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। लेकिन यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए हर एक के लिए फिक्स होगा, क्योंकि जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज फिक्स होती है। तो चार्ज बाय मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है, लेकिन चार्ज बाय मास का रेशियो हमारा एनोड रे के लिए अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए, बीच में गैसियस आयन था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इससे कैथोड रे निकला, जो कि नेगेटिव का एक स्ट्रीम है। तो जब नेगेटिव इधर निकल गया तो एक न्यूट्रल से अगर नेगेटिव निकाल ले तो क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव बना अभी मूव कर गया इधर, तो ये लग रहा है कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, कैथोड रे है, लेकिन ये लग रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, हो गया एनोड रे, और वो कैनाल से पास किया तो इसका नाम पड़ गया कैनाल रे। तो सर इसमें अभी प्रोटॉन डिस्कवर्ड कैसे हुआ, तो एनोड रे कंसिस्ट गैसियस केटायन, और सबसे छोटा जो गैसियस केटायन है हमारा एटॉमिक नंबर में सबसे छोटा हमारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में अगर हम लोग जाकर देखें तो H में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक प्लस कर दे, तो इसमें सिर्फ बचेगा प्रोटॉन, क्योंकि H ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और उसमें भी अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग प्लस कर दें, हटा दें, तो यहाँ सिर्फ बचेगा H+। इसलिए इस डिस्कवरी से बाद में ले लिया गया कि सबसे छोटा जो गैसियस केटायन होगा वो प्रोटॉन होगा, सो यहाँ से प्रोटॉन का कंसेप्ट आया। बट इस एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ, प्रोटॉन का एक कंसेप्ट लाया गया H+ सबसे छोटा गैसियस केटायन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड कैसे हुआ, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हम लोग किए हैं जेम्स चैडविक के द्वारा। उन्होंने किया क्या, रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो 3 रे निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रे पॉजिटिव, बीटा रे नेगेटिव, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसका पेनिट्रेशन पावर वेरी हाई होता है, इसका हाई होता है, इसका पेनिट्रेशन वेरी लो होता है। तो अल्फा को ही बोलते हैं हीलियम, या हीलियम को बोलते हैं अल्फा। नंबर 2 मास 4, नंबर 2 मास 4। तो उन्होंने बेरिलियम पे अल्फा से बम्बार्डिंग किया, बेरिलियम मेटल पे अल्फा से बम्बार्डिंग किया, अल्फा बोले या हीलियम बोले, बम्बार्डिंग किया। तो नंबर 4 2, 4 2 6, और बेरिलियम का 9, और यहाँ 4, 9 4 13। तो जब ये दोनों आपस में बम्बार्डिंग हुआ तो एक तो बना कार्बन, और कार्बन का है 6 12, लेकिन 4 2 6, तो यहाँ 6, तो एक बचा 0, लेकिन मास में है 9 4 13, तो 12 और एक बचा 1। तो जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा रे से बम्बार्डिंग किया तो एक तो कार्बन बना, लेकिन एक और पार्टिकल्स निकला। जब उसकी आइडेंटिटी वो सबसे चेक किया, प्रोटियम, डायट्रियम, ट्रिटियम, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारा रे से चेक किया, तो इसका आइडेंटिटी नहीं मिला। तो उस दिन से जेम्स चैडविक ने इसका नाम डाल दिया कि तुम आज से न्यूट्रॉन हो गए हो, क्योंकि जब डिस्कवर्ड चैडविक ने किया तो नाम भी चैडविक रखा। तो न्यूट्रॉन का
0 और 1 के साथ आइडेंटिटी है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों सेम है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31 है। यानी कि ये उससे लगभग 27, 28, 29, 30, 31, 10,000 गुना भारी होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास सेम है। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया और एक अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्राइक किया बेरिलियम पे, बम्बार्डिंग किया बेरिलियम पे, उससे कार्बन तो निकला, उसको पहचाना, बट एक अनजाना चीज़ को नहीं पहचाना, उसका नाम डाल दिया न्यूट्रॉन। अब 1898 में आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन ने अच्छा काम किया, चार्ज मास का रेशियो निकाला, इलेक्ट्रॉन का नाम डाला, तो लेकिन अब वो एटम का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बताया। तो एटम का स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने क्या किया, दे दिया प्लांक पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, कि वाटरमेलन में जो लाल वाला चीज़ है जिसको हम लोग खाते हैं उसको बोल दिया प्रोटॉन, और जो बीज उसका सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे न्यूट्रलिटी तो एटम की दिखी, बट ये कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं आया, इसको किसी एक्सपेरिमेंट से नहीं बोला गया। लगा कि जब थॉमसन ने रात में सपना देखा कि एटम कुछ ऐसा होगा तो उसको सपना समझ कर डाल दिया, लेकिन बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन इस थ्योरी से सिर्फ यही क्लियर हो गया कि एटम न्यूट्रल है, ये साबित होता है, बट कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रोटॉन को बोले लाल वाला चीज़, अब प्रोटॉन एक पार्टिकल्स है, यानी लाल वाला चीज़ को गिना नहीं जा सकता है, तो थॉमसन का मॉडल को गलत कर दिया गया। बाद में 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, इससे अल्फा रे को छाटा, बीटा निकलने दिया, गामा निकलने दिया, अल्फा रे को लिया, और अल्फा रे को गोल्ड थीन फॉयल से गुजारा। गोल्ड थीन फॉयल, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है, उसको काफ़ी पतला किया जा सकता है, तो गोल्ड ही लिया बहुत पतला करके, इस पे अल्फा रे स्ट्राइक किया और चारों तरफ एक स्क्रीन लगा के अंदर लगा दिया ZNS, मतलब परफोरो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लोरेसेंस मटेरियल, जो कि कोई भी लाइट जाएगा तो स्पॉट करेगा। तो जब रे को पास किया तो देखा लगभग 90% रे सीधे निकल गई, और कुछ जो 5% रे बचा छोटा एंगल से या बड़ा एंगल से डेविएट हो गया। अब सोचा कि जब हमने इस पे रे पास किया, 90% रे सीधे निकल गए जो कि स्पॉट से दिख रही है ZNS के स्क्रीन पे, तो इसको थोड़ा मॉडल बाद में लाया, एटम 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 एटम, बीच में न्यूक्लियस, उसको लगा कि बीच में कुछ न्यूक्लियस है। जब रे गुजारा तो लगभग 10 रे में 9 रे निकल गई। अब एक रे थोड़ा डेविएट कर रहा है जो बीच में पड़ रही है, तो उनको लगा कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस वैकेंट है, और आज भी सत्य है, मोस्ट स्पेस ऑफ एटम इज वैकेंट, और पॉजिटिव चार्ज इज इन वेरी स्मॉल रीजन विच इज इन द सेंटर। तो एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस हमारा खाली होता है, पॉजिटिव एक जगह पे फिक्स है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोले। इस एटम को मॉडल को बनाया, न्यूक्लियस जब रे पार किया तो वैकेंट सब हमारा वैकेंट है, तो सब रे निकल गए, लेकिन जो बीच में गया वो थोड़ा सा डेविएट हुआ या बीचों बीच टकराया तो वापस आ गया। लेकिन एक चीज़ दिख रहा था, जब न्यूक्लियस के अगल बगल से पार हो रहा था तो रे डेविएट हो रहे थे, इसलिए साबित हो गया कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस डिस्कवर्ड रदरफोर्ड के द्वारा हुआ, और रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, ये सारा क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस हमारा खाली होता है, सारा चार्ज एक सेंटर में काफ़ी स्मॉल रीजन में होता है। अब हमारे पूरे शरीर में हमारा न्यूक्लियस काफ़ी छोटे से रीजन में है, जबकि हम लोग का शरीर इतना बड़ा है। तो ऐसा ही कुछ साइज था हमारा एटम का और न्यूक्लियस का। लेकिन इस थ्योरी को मैक्सवेल ने पसंद नहीं किया, क्योंकि मैक्सवेल का वेव थ्योरी कहता था जब भी कोई पार्टिकल्स रोटेट करता है तो एनर्जी लॉस करेगा, तो जब एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे वो घूमते 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 सेंटर में गिर जाएगा। जैसे घूम रहा है, घूमते घूमते एनर्जी लॉस करते 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 वो सेंटर में गिर जाएगी। यानी कि न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी आपके मॉडल पे नहीं दिख रही है। तो क्या ये जो जेलेवी जैसा मॉडल है रदरफोर्ड ने दिया? नहीं, रदरफोर्ड तो सिर्फ एक मॉडल बना दिया था। ये न्यूक्लियस है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमती है, लेकिन जब घूमती है तो एनर्जी भी लॉस करेगी, और एनर्जी जब लॉस करेगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो नील्स बोर के मॉडल पे इस मॉडल को गलत कर दिया गया। तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी, मतलब एटम का स्टेबिलिटी रदरफोर्ड नहीं बता पाए, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में जब इसका थ्योरी को गलत कर दिया गया तो 1951
1935 में नील्स बोर ने अपना फाइनल मॉडल डाला, जो बोला रदरफोर्ड बहुत चीज़ सही है, बट वो जो बाहर का ऑर्बिट है वो अलग अलग सेल में घूमता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, KLMN, जहाँ से ज़्यादातर टीचर आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बताने का कोशिश किए जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, कैथोड रे का डिस्कवरी, चार्ज बाय मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एनोड रे का डिस्कवरी, प्रोटॉन की उत्पत्ति, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति, जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो एक वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एक इसको नोट्स बना के अगर 1 से 2 बार इसको अगर हम लोग देखें तो एक बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि एटम का मूड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।